नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं, हर तरफ उत्साह का माहौल है। टीवी चैनलों पर देश भर में, राज्यों में, भाजपा कार्यालयों में, आम जनमानस में, चाय की गुमटियों पर, दुकानों पर, बाज़ारों में भाजपा की इस महाराष्ट्र की लैंडस्लाइड विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जा रहा है और लोग इसका उत्सव जैसा मना रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की जीत ये कोई छोटी जीत नहीं है। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी कहलाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र का चुनाव इतने शानदार तरीके से जीतना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी 2024 लोकसभा के चुनावों में महाराष्ट्र में भाजपा को जितना नुकसान हुआ था वो अकल्पनीय था। नुकसान तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत हुआ। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव 2024 के बाद बाई इलेक्शन हुए हैं। यहाँ भी भाजपा ने बहुत शानदार जीत हासिल की है। लेकिन पहले हरियाणा, जिसमें किसी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत की भविष्यवाणी नहीं की थी, खासकर हमारा मीडिया, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, जो तरह तरह के सर्वे लाता है, अलग अलग कंपनियों के सर्वे लाता है, एक माहौल बनाता है किसी पार्टी के पक्ष में। उसने पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनाया था। लेकिन हरियाणा ने जो जीत भाजपा को दी वो किसी भी मीडिया वाले की कल्पना से परे थी। उसके बाद महाराष्ट्र चुनावों में भी यही समा बांध रहा था हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कि भाजपा जीत तो सकती है, लेकिन कांटे का मुकाबला कांग्रेस नीत महाविकास अघाड़ी के साथ, कांटे का मुकाबला ये हमारा मीडिया बता रहा था। लेकिन जनता तो जनता होती है। जनता के मन में क्या होता है, ये एसी स्टूडियो में बैठकर एक नैरेटिव चलाने वाले हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग शायद इस चीज़ को भूल जाते हैं। वैसे मन में विचार तो आता है कि भाजपा की हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में इस शानदार जीत का कारण क्या है। जो भाजपा 2024 लोकसभा चुनावों में अपने 400 पार के नारे से चूक गई, और 400 पार तो छोड़िए, स्पष्ट बहुमत तक ना पा सकी, तो कुछ ही महीनों में आखिर ऐसा क्या बदल गया कि जो भाजपा इतना नुकसान लोकसभा चुनाव में उठाकर बैठी थी वो राज्य दर राज्य जीतने लगी, और न केवल जीतने लगी बल्कि शानदार तरीके से जीतने लगी। तो दोस्तों, इसका कारण अगर जानेंगे तो हमें थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। जैसे कि याद कीजिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार नारा बहुत अच्छा था, क्योंकि लगातार 2014 में और 2019 में 2014 की जीत से 2019 की जीत बढ़ी थी। तो उम्मीद तो पार्टी को यही करनी थी कि इस बार हम 2019 से भी अच्छा करेंगे। इसलिए उन्होंने नारा दिया, अब की बार 400 पार। चलिए साहब, नारा तो दे दिया, लेकिन इस नारे ने एक नुकसान कर दिया। ये नारा एक तरह से बैकफायर कर गया। क्यों? क्योंकि विपक्ष ने इस नारे को लेकर एक बेहद खतरनाक फेक नैरेटिव गढ़ा। विपक्ष ने प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें क्यों चाहिए। उन्होंने अपनी सभाओं में एक लाल रंग की किताब, जिसको वो संविधान बताते थे लोगों को, उन्होंने वो लहरा लहरा कर झूठ फैलाना शुरू किया कि मोदी जी 400 सीटें इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं। उन्होंने अपनी सभाओं में ज़ोर शोर से बताया कि यदि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतती है तो वो गरीबों का, आदिवासियों का, शेड्यूल कास्ट का,
पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देगी और संविधान को बदल देगी। उनका कुछ ये नैरेटिव चला। इसके अलावा राहुल गांधी के नेतृत्व में एक झूठ फैलाया गया, खटाखट। वो खटाखट क्या था? इन लोगों ने अपनी हर सभाओं में वादा किया कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो हर परिवार को 8500 रुपया यानी 8500 रुपया महीना देंगे। खटाखट खटाखट खटाखट, 1 लाख रुपया सालाना इन लोगों ने अपनी हर सभा में बोला। उसका असर ये हुआ कि हमारे देश के कुछ सीधे साधे भोले भाले लोग इनके झांसे में आ गए। और चूँकि आरक्षण हमारे यहाँ एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा है कि ये यदि इसको ज़ोर शोर से फैलाया जाए तो लोग इस बहकावे में आ जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि संविधान बदलने की ज़रूरत भाजपा को क्या है। भाजपा अपने हर मत से हमेशा कहती रही है कि भाई आरक्षण हमारे जीते जी कोई नहीं हटा सकता। उसके बाद भी ये नैरेटिव चल गया। चलिए, अब चूँकि मोदी स्पष्ट बहुमत भी नहीं ला पाए तो देश में सनातनी लोगों में, राष्ट्रवादी लोगों में एक निराशा का माहौल बन गया। वोटिंग भी कम हुई, लोगों के मन में निराशा आ गई कि भाई मोदी, ये बहुत गलत हुआ कि मोदी जी स्पष्ट बहुमत नहीं पा सके। हालांकि चूँकि चुनाव पूर्व गठबंधन था भाजपा का, इसलिए सरकार तो बनी और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन वो उत्साह गायब था जो 2014 और 2019 में था। बड़े नेताओं में निराशा फैली तो निचले स्तर तक तो निराशा फैलना स्वाभाविक ही था। उसी के बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। अमेरिकी सहयोग से वहाँ तख्ता पलट कराया गया। उपद्रवियों को एक नियोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से सड़कों पर उतारा गया, विद्रोह कराया गया, दंगे कराए गए और नतीजा ये निकला कि वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को रातों रात देश छोड़कर भारत भागकर आना पड़ा। उनके भारत भागकर आने के बाद बांग्लादेश में भयंकर दंगे हुए। दंगों का दौर ऐसा शुरू हुआ और निशाना बनाया गया वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को। मीडिया से, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से खबरें आनी शुरू हुई जो बहुत डरावनी थीं। लोगों के मन में बहुत रोष था। उसी दौरान किसी जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपना भाषण कर रहे थे। उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया। अब चूँकि योगी जी को मैं राजनेता इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि योगी जी सीधे सच्चे और एक निष्ठ सनातनी व्यक्ति हैं। वो उन बातों को भी धारा प्रभा तरीके से बोल जाते हैं जिनको बोलने के लिए बड़े बड़े नेता हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो उन्होंने एक सभा में कहा, बांग्लादेश का उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र करते हुए कहा या समझाया कि भाई एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। उन्होंने ये बात बांग्लादेश के संदर्भ में कही, लेकिन उसका असर हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा हुआ, हमारे देश में हुआ कि जो लोगों के मन में थी उसको लोग शब्द नहीं दे पा रहे थे, जिसको शब्द दिए योगी आदित्यनाथ जी ने। अब ये योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से अचानक अकस्मात निकला हुआ एक वचन कि बटोगे तो कटोगे भारतीय जनमानस के दिल को छू गया और इसने ऐसा छुआ कि लोग बाग इससे अपना जुड़ाव महसूस करने लगे, दिल से जुड़ाव महसूस करने लगे। और नतीजा क्या हुआ कि देखते ही देखते ये नारा गली चौपाल, गांव, मोहल्ले, शहर दर शहर फैलना शुरू हुआ और तेज़ी से फैलता गया। चौक चौराहों पर इस नारे की चर्चा होने लगी, आपसी बातचीत में इस नारे की चर्चा होने लगी, पान की गुमटियों पर, चाय के खोखे पर,
जगह जगह इस नारे ने जगह बनानी शुरू कर दी और लोग इस बारे में बात करने लगे कि भाई बात तो सही है, बटेंगे तो कटेंगे, ये बात तो बिल्कुल सही कही है योगी जी ने। और ये नारा इतना बढ़ा कि लोगों ने इसके बैनर बनवाकर टांगने शुरू कर दिए, इसकी टी शर्टें छप गई, इसकी कैप छप गई, इसके ऊपर गाने बनने शुरू हो गए। लोग बाग इतना दिल से इस नारे से जुड़ गए जो कि किसी ने सोचा नहीं था, अकल्पनीय था। उसके बाद आया हरियाणा चुनाव। हरियाणा चुनाव जो कि कांग्रेस मानकर चल रही थी कि इस बार सत्ता परिवर्तन करके ही वो रहेगी और कोई ताकत नहीं जो उसको रोक सके। भाजपा भी हथियार डालकर लगभग बैठी हुई थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 2024 में उसने हरियाणा में भी बहुत घाटा उठाया था। उत्साह था नहीं तो ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। तभी योगी आदित्यनाथ जी के तर्कस से निकला हुआ ये ब्रह्मास्त्र, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, ने वो जादू किया, इसने वो प्रभाव डाला। ये इतना मारक साबित हुआ कि हरियाणा के चुनाव में सारे मुद्दे छोड़कर ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। उसी का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस जो हरियाणा की जीत को अपनी थाली में सजा कर बैठी थी, उसके मुंह से थाली छीनने का काम इस एक नारे ने कर दिखाया। तो ये थी योगी आदित्यनाथ जी के नारे की शक्ति, जिसका पहला टेस्ट हुआ हरियाणा चुनाव में। नतीजा हुआ भाजपा ने शानदार जीत हासिल की, पहले से ज़्यादा जीत हासिल की और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इस नारे का असर, इस नारे का अंडर करंट हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भाप नहीं पाया। इसलिए उसने फिर दोबारा से महाराष्ट्र के अंदर वही नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया कि कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर। लेकिन लोगों के मन में क्या था वो तो ये मीडिया समझ नहीं पाया। लोग बाग योगी आदित्यनाथ जी के इस नारे से इस कदर जुड़ाव महसूस कर रहे थे। और रही सही कसर इन इंडी गठबंधन, राहुल गांधी नीत जो इंडी गठबंधन है, लोकसभा चुनाव में थोड़ी सफलता हासिल करने के बाद संसद से लेकर सड़क तक इनकी जितनी मक्कारियाँ इस देश ने देखी हैं, लोगों में उनका बहुत रोष था। इनके जीतने से मुस्लिम कट्टरपंथी एक तरह से बोलें तो खोल से बाहर चले गए। वो अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ चढ़कर फतवे जारी करने लगे और बहुत गलत शब्दों का चयन करके हिंदुओं को निशाना बनाने लगे। महाराष्ट्र में भी इनके 3-4 कट्टरपंथी मौलानाओं ने हिंदुओं को चिढ़ाने वाले और हिंदुओं को उद्वेलित करने वाले फतवे जारी किए, जिसे बड़ी बेशर्मी के साथ इन महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने माना और उनका साथ दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों को लगा कि ये तो हमें बांटने की बात कर रहे हैं, ये तो मुसलमानों का साथ दे रहे हैं और हम लोगों को जाति में बांटना चाहते हैं, हम लोगों को मराठा और दूसरे लोगों के नाम पर बांटना चाहते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने अपना मन बना लिया कि हमें इनको सबक सिखाना है। खैर, ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया भांप पाया कि ज़मीन पर क्या चल रहा है और ना ही ये राजनीतिक दल भांप पाए कि जनता के मन में क्या है। उसी का नतीजा है महाराष्ट्र की ये लैंडस्लाइड विक्ट्री, जिसने बताया है कि यदि हिंदू एकजुट होगा तो फिर कोई देश विरोधी ताकत, कोई मक्कारी गैंग सरवाइव इस देश में नहीं कर पाएगा। चलिए, ये तो बात हुई महाराष्ट्र की। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में भाजपा को उम्मीद थी, भाजपा के शुभचिंतकों को उम्मीद थी, ज़्यादातर लोग मानकर चल रहे थे कि भाजपा वहाँ भी जीत दर्ज करेगी। लेकिन वहाँ के नतीजे उम्मीद से परे रहे, उम्मीदों के विपरीत रहे।
उसका कारण क्या है? उसका कारण ये नहीं है कि वहाँ हिंदुओं ने भाजपा को वोट नहीं दिया या बटोगे तो कटोगे नारे का असर नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। यदि झारखंड का रिजल्ट आपको समझना है तो आप इसको ऐसे समझें कि अभी 2-3 दिन पहले एक खबर आई कि देश भर में 5,80,00,000 फर्जी राशन कार्ड केंद्र सरकार ने निरस्त किए हैं। 5,80,00,000 राशन कार्ड का क्या मतलब होता है? यानी ये 5,80,00,000 लोग कौन थे जो फर्जी राशन कार्ड बनाकर बैठे हुए थे, जो अरबों खरबों रुपए का खाद्यान्न हर साल खा रहे थे, और जब जांच की गई तो ये लोग कहाँ गायब हो गए? पता लगा कि ये सब अवैध घुसपैठिए, म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या और बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान घुसपैठिए थे। सरकार को जानकारी थी कि इन अवैध घुसपैठियों के राशन कार्ड, आधार कार्ड भारत में रहने वाले कुछ देश विरोधी लोगों के द्वारा बनवा दिए गए हैं। तो सरकार ने राशन कार्डों का डिजिटलाइजेशन किया, KYC की, राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ा, और जब इनकी जांच की गई तो 5,80,00,000 लोग फर्जी पाए गए, तो वो राशन कार्ड निरस्त हुए। अब आप इसको झारखंड से जोड़कर देख सकते हैं। झारखंड में पिछले 10 वर्षों में बहुत बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठ हुई है, और ख़ासकर पश्चिम बंगाल से सटे हुए ज़िलों में तो घुसपैठ की बाढ़ आ गई है। इसके अलावा झारखंड में आदिवासियों के बीच धर्मांतरण बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। आज भी आप देखेंगे तो वहाँ ईसाई मिशनरीज बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करा चुकी हैं और अभी भी कराने में लगी हुई हैं। इसके अलावा बांग्लादेशी घुसपैठिए ये भोले भाले आदिवासियों की लड़कियों को फंसाकर उनसे शादियाँ कर रहे हैं, उन्हें उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इसके अलावा खुद इन्होंने अपने फर्जी राशन कार्ड, अपने फर्जी आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट बना लिए हैं। अभी पिछले दिनों झारखंड हाई कोर्ट ने अवैध घुसपैठियों की पहचान करने और इन्हें राज्य से बाहर करने का आदेश भी सरकार को दिया है। झारखंड भाजपा इसलिए नहीं जीती क्योंकि ये अवैध घुसपैठिए ये जानते हैं कि अगर भाजपा आएगी तो इनके खिलाफ सख्ती करेगी, तो इसलिए सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज भी अगर आप देखेंगे तो वो झारखंड में ही हुआ है, और झारखंड में इन लोगों ने 100% मतदान किया है ताकि भाजपा सत्ता में ना आ सके। अब यदि अगली बार सत्ता परिवर्तन भाजपा चाहती है कि झारखंड में हो, तो जिस तरीके से इन फर्जी राशन कार्डों का पता लगाकर एक बड़ी मात्रा में लोगों को राशन प्रणाली से बाहर किया गया है, उसी प्रकार युद्ध स्तर पर कार्य करके इनकी पहचान की जाए, मतदान कराने को बंद किया जाए, इनके वोटर ID कार्ड निरस्त किए जाएं, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, इनकी पहचान करके, इन घुसपैठियों की पहचान करके इन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चालू की जाए। तो झारखंड के नतीजों को मैं तो कम से कम अप्रत्याशित नहीं मानता हूँ। बाकी अब अगले आने, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर, 9 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, जिसके अंदर योगी जी के कार्य लोगों के सिर चढ़कर बोले हैं, और 9 में से 7 सीटों पर भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, चुनाव आने वाले समय में और भी बहुत राज्यों में होंगे, लेकिन हमें ये मानकर चलना चाहिए कि हिंदुत्व को जगाने के लिए, सनातनी हिंदू को जगाने के लिए जो काम योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया है वो अद्वितीय है। और आज अगर हम लोग महाराष्ट्र की जीत का जश्न मना रहे हैं या हम हरियाणा की जीत पर मिठाइयाँ खा रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा कारण है योगी आदित्यनाथ जी का ये ब्रह्मास्त्र, बटोगे तो कटोगे। और ये वो सच है
जिसे हर हिंदू ने, हर सनातनी ने आत्मसात कर लिया है। तो आप मानकर चलिए कि आने वाले चुनावों में भी नतीजे लगभग यही रहेंगे। भाजपा को हर जगह विजय मिलेगी और देश एक बार फिर विश्व गुरु बनने की राह पर जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आज के लिए इतना ही, कि अगले वीडियो में बात करेंगे किसी और विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।